कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन इतनी छोटी मानसिकता। आया राम और गया राम की एक कहावत शुरू हुई थी, वो उदयभान जी के पिताजी के कारण ही हुई थी। तो आधी अधूरी माफी मांगी है, उनको नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। राहुल गांधी रंडुआ नहीं है। अगर हम हरियाणा प्रदेश की भाषा की बात करें तो राहुल गांधी भी रंडुआ है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं जो प्रदेश प्रवक्ता भाजपा भी हैं, बाबा रामदेव के साथ लंबे समय तक काम करने का अनुभव भी है और साथ साथ ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य भी हैं। आज बात करेंगे हरियाणा की राजनीति को लेकर के और देश की राजनीति को लेकर के, और साथ साथ बात करेंगे पृथला की संभावनाओं को लेकर के। आइए स्वागत करते हैं सबसे पहले नेहरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपका धन्यवाद। नेहरा साहब, बड़ा लंबा अनुभव हो गया आपको, बाबा रामदेव के साथ भी आपने काम किया, संगठन की जिम्मेदारियां भी ली हैं और आज हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। साथ साथ और जिम्मेदारियां से भी नवाजा गया आपको, लेकिन साथ साथ आप पृथला की तैयारी भी कर रहे हैं। अगर पृथला की मैं सबसे पहले बात करूं तो कितनी संभावनाएं हैं कि पार्टी आपको जिम्मेदारी दे सकती है? देखो सत्यपाल जी, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के संगठन में रह के काम करने का मौका मिला था। बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिला। मैं फरीदाबाद का युवा जिलाध्यक्ष, युवा प्रभारी बोलते हैं, युवा भारत संगठन था, उसका जिला प्रभारी का दायित्व रहा, मीडिया प्रभारी का दायित्व रहा और बड़े लंबे समय तक स्वामी जी के साथ में काम किया, विचार परिवार के साथ में काम किया। और इसके साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका है। हम लोगों को प्रवक्ता के नाते पार्टी सरकार के जो काम है उनको न्यूज़ डिबेट के माध्यम से जनता को बताने का हमारा काम रहता है। और अभी वर्तमान समय में पृथला विधानसभा का, जैसे आपने जिक्र किया, मेरा गांव सागरपुर है जो पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मेरा वहाँ पे वहीं मेरा जन्म हुआ है। मेरी जन्म भूमि, कर्म भूमि, मेरे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई सब वहीं पे हुई है। तो मैं स्थानीय वहाँ का निवासी भी हूँ और हर गाँव से परिचय है, रिश्तेदारी है, आना जाना है। और पिछले लगभग 2 विधानसभा चुनावों से 2014-2019 में हमने दावेदारी की थी। पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया, लेकिन पार्टी ने दायित्व देकर हमें काम करने का मौका दिया। 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पृथला विधानसभा क्षेत्र की तरफ से हम दावेदारी करेंगे। चुनाव लड़ने का मौका देना है नहीं देना है वो पार्टी को तय करना है कि पार्टी चुनावी राजनीति कराना चाहती है या संगठन की राजनीति कराना चाहती है। मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। मेरी पार्टी जो आदेश करेगी वैसे मैं काम करूंगा। नेहरा साहब, सवाल ये आता है कि पृथला विधानसभा जाट बहुल विधानसभा होने के बावजूद भी भाजपा जाट कैंडिडेट को मौका नहीं देती। 3 बार से लगातार जो भी प्रत्याशी आए वो हारे ही हैं, हार का सामना करना पड़ा है। जबकि फरीदाबाद में विशेषकर देखा जाए तो एक मतलब भाजपा का कैडर वोट रहा है और जीत भी अच्छी खासी भाजपा लेती है, चाहे वो सांसद की बात हो, चाहे वो यहाँ के विधायकों की बात हो। पृथला को क्यों इग्नोर किया जाता है? देखिए सत्यपाल जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ और सबके विकास में विश्वास करती है। जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। हम लोग देश, धर्म, संस्कृति और समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। मुझे लगता है पार्टी जीतने की संभावना को सबसे ज्यादा देखती है। कहीं ना कहीं पार्टी को लगा होगा कि हम लोगों को भी संगठन में काम करना चाहिए, इसलिए मौका नहीं दिया। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी अगर इस बार मौका देगी तो निश्चित रूप से हम लोग चुनाव लड़ेंगे वहां से, पृथला से। और पहली बार पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से और अपने नेतृत्व की साफ ईमानदार नीतियों के बल पे पृथला विधानसभा क्षेत्र में पहली बार कमल खिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को ही लेना है। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने जिस तरह से फरीदाबाद लोकसभा में काम किया है और जिस तरह से वो पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर काम करा रहे हैं, जनता में बड़ी खुशी है उस चीज को लेकर के। और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी निश्चित रूप से आने वाले समय में कमल खिलेगा। जातिगत आंकड़ों के आधार पर पृथला को समझने की कोशिश करें तो आपकी कितनी दावेदारी मजबूत होती है? देखिए, मैं वही आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, लेकिन फिर भी वहां पे अगर मैं बात करूं जिस तरह से आपने कहा है तो निश्चित रूप से सबको पता है पृथला विधानसभा क्षेत्र जाट बहुल्य क्षेत्र है। हम सब जानते हैं कि वहां पे जाट समाज की वोट सबसे ज्यादा है और इसके साथ साथ अन्य समाजों की भी वहां पे अच्छी संख्या में वोट है। देखिए, कोई भी जब चुनाव लड़ता है सत्यपाल जी, तो एक समाज की वोटों से ना वो चुनाव जीतता है, ना एक समाज के दम पे वो चुनाव लड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलती है।
इसी तरह से हमारा भी ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में रह करके समाज के हर वर्ग का सम्मान करके, हर वर्ग को साथ लेकर के हमें चलने का हमारा इरादा है, और पार्टी संगठन अगर मौका देगा तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में आप भाजपा की सरकार की वापसी किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में वापसी कर सकती है? देखिए, मुझे जिस तरह से हम लोग जाते हैं बाकी हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बाकी जिले, वहाँ संगठन की दृष्टि से हम लोग जाते हैं कई बार, अभी 5 जिलों की जिम्मेदारी जिस तरह से मिली है, तो हर जगह मुझे ऐसा लगता है कि जनता में बड़ा जोश है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह से ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश के अंदर काम किया है, भ्रष्टाचार को कम किया है, सरकारी नौकरियों में और बाकी जो हमारे तबादले वगैरह में सब में ईमानदारी का वो लेके आए हैं, पूरा सिस्टम बनाया है, तो आने वाले समय के अंदर 2024 में मुझे तो पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जनता का मन है कि देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जीत की हैट्रिक लगाएगी। निश्चित रूप से हरियाणा और देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार जीतेगी। प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते सवाल लूंगा कि जो उदयभान जी हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका एक विवादित बयान आया था, उस बयान को तो मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन आपका उस बयान को लेकर क्या कहना है? देखिए, उदयभान जी कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन इतनी छोटी मानसिकता उस व्यक्ति से हम ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते जिसके पिता गयालाल ने एक दिन में 3 पार्टियां बदली थी और उसके पिता के नाम पे ही हरियाणा प्रदेश का नाम पूरे देश में बदनाम हुआ था, शर्मसार हुआ था। और जिस तरह से आया राम और गया राम की एक कहावत शुरू हुई थी वो उदयभान जी के पिताजी के कारण ही हुई थी, और यही वो उदयभान है जो होडल में अपनी खुद विधानसभा सीट हार गए। अभी पीछे जिस तरह से परिषद और निकाय के चुनाव हुए थे उसमें भी उनको हार मिली थी, डोर टू डोर गए थे जिस कैंडिडेट को लेके वो, और इनका खुद का कोई जनाधार है नहीं। और इस तरह से हल्की बात वही आदमी करता है जो हल्का व्यक्ति होता है। मैं उनके स्तर पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, वो उसके लिए उनको शर्म भी आनी चाहिए, और उन्होंने माफी मांगी है, आधी अधूरी माफी मांगी है, उनको ना रगड़ के माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। नहीं, उनका कहना यह है कि अगर हमने अपनी भाषा में, जो हम अपनी भाषा में किसी उस बात का इस्तेमाल करते हैं, अगर उसे मैं कह दूं या कह रहे हैं, तो उसको आप उनका अपमान कैसे मान रहे हैं? देखिए, अपनी भाषा में तो अगर हम फिर हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने कहा जिसकी शादी नहीं होती उसको रंडुआ कहते हैं, तो राहुल गांधी को क्या कहेंगे फिर? राहुल गांधी रंडुआ नहीं है। अगर हम हरियाणा प्रदेश की भाषा की बात करें तो राहुल गांधी भी रंडुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उदयभान के शब्दों में मैं कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि भाई जिसकी शादी नहीं होती उसको हम रंडुआ कहते हैं, तो राहुल गांधी को क्या कहेंगे फिर? वो तो 55 साल की उम्र पहुंच चुकी है, कम से कम शादी हो ही नहीं रही बेचारे की। तो ऐसा नहीं है कभी भी कि भाई किसी के बारे में इस तरह से आप टिप्पणी करो। देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जिस तरह से उन्होंने कहा है, मुझे लगता है राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, पहली बात तो मैं मानता हूं दुकान तो परचूने की होती है, मोहब्बत की नहीं होती है। लेकिन राहुल गांधी की मोहब्बत की अगर दुकान है तो वो उदयभान जैसे व्यक्ति को निकाले पार्टी से बाहर करें। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पूरी तरह से सड़ चुकी है, फफूंदी लग चुकी है उसमें, और उसमें उसकी मोहब्बत की दुकान में से कांग्रेसी लात घूसों को प्रसाद बांट रहे हैं। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में आपने देखा किस तरह से उदयभान से लेके, उदयभान तो हुड्डा ग्रुप में ही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग ग्रुप है, सुरजेवाला अलग ग्रुप है, कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव, ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में लात घूसों का प्रसाद चल रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर। आपस में एक दूसरे का विरोध हो रहा है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे मुर्दाबाद, और इनके जो जितने भी ऑब्जर्वर जाते हैं जहां भी प्रभारी बन के, उनके सामने इनका आपस में जूता बाज रहा, लाठी बाज रही है। तो हरियाणा की जनता इनका जूता में पैजार लाठी देख रही है, ये आपस में लड़ते रहेंगे, भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। ये बात तो भाजपा में भी हो रही है, भाजपा में भी गुटबाजी तो भाजपा में भी देखने को मिलती है। आप चाहें अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ भी एक अन्यायी दावेदारी ठोक ही रहे हैं। अब विरोधाभास आपने देखा है, स्टेजों पर भी लड़ाई हुई है विपुल गोयल और कृष्णपाल गुर्जर जी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप के साथ चलती है। हमारे यहाँ पे कोई एक नेता नहीं है, हमारे यहाँ पे सब नेता मिलकर डिसीजन लेते हैं। और चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर बात हो, वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं। आने वाले समय के अंदर पार्टी तय करेगी 2024 के बाद किसको मौका देना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना है या पार्टी संगठन कुछ और निर्णय लेता है। ये हमारी पार्टी एक कलेक्टिव लीडरशिप के साथ, एक संयुक्त रूप से हमारी पार्टी के अंदर जो नेतृत्व है वो आगे बढ़ता है। जहां तक कृष्णपाल जी और विपुल जी की आपने बात की, मुझे लगता है कि दोनों के अंदर बड़ा अच्छा तालमेल है। कुछ लोगों ने प्रयास किया था उन दोनों को आपस में तरह तरह से गुमराह करने का, लेकिन कृष्णपाल जी और विपुल जी दोनों समझदार नेता हैं। उन दोनों का मुझे लगता है किसी इस तरह का कोई विवाद नहीं है। कुछ चीजें जब एक पार्टी में हम होते हैं
तो हमारे अलग अलग मतभेद होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में मतभेद तो हो सकते हैं, मत अलग अलग हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकता। बाकी सब नेताओं का एक जैसा मन है। और जहां तक टिकट मांगने की बात है, लोकतंत्र में तो आपको पता है हर आदमी टिकट मांग सकता है, एक छोटा कार्यकर्ता भी मांग सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि एक बूथ का छोटा सा कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य का प्रदेश अध्यक्ष ये बनने का सपना देख सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र है। ये संभावना भी भारतीय जनता पार्टी में है कि राज्य मंत्री को विधायक का चुनाव लड़ा है। देखिए, पार्टी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर आप देखो, केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए बोला है पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ भी संभव है। लेकिन अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं या हरियाणा प्रदेश की बात करूं, देश की बात करूं, तो जिसके पास जो जिम्मेदारी है वर्तमान समय में, जैसे केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी जो यहाँ से लोकप्रिय सांसद हैं हमारे, केंद्र में राज्य मंत्री हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से फरीदाबाद में काम कर रहे हैं। फरीदाबाद के इतिहास में लोकसभा में आज तक किसी नेता ने इतना विकास नहीं किया जितना उन्होंने किया है। तो निश्चित रूप से वो लोग अपने जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। पार्टी संगठन को आगे तय करना है वो क्या करेगा। क्यों ना ये माना जाए कि अगर आपको बड़े नेता छोटे पदों के लिए या विधायकी के लिए उतारने पड़ रहे हैं, तो क्यों ना माना जाए कि भाजपा की हालत खस्ता हो गई होगी। ऐसा नहीं है। देखिए, पार्टी की रणनीति होती है, ये सत्यपाल जी, पार्टी की एक रणनीति होती है कि किस राज्य में किस हिसाब से चुनाव हमें लड़ना है। ऐसा नहीं है कभी भी। वहां मध्य प्रदेश के अंदर आप देखो, पार्टी ने एक रणनीति बनाई, विपक्ष को चौंकाया हमने। विपक्ष ने सोचा भी नहीं था, जो जिस तरह से वो तो तैयारी कर रहे थे, उनकी तैयारी आज धरी रह गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिन प्रत्याशियों की उम्मीद कर रहे थे कि ये आएंगे, उनकी जगह दूसरा भेजा। ये पार्टी की एक रणनीति है, जीत की रणनीति है। और भारतीय जनता पार्टी में तो आप गुजरात में देख लो, बाकी किसी भी प्रदेश में देख लो, यहाँ पे बड़े बड़े मंत्रियों को भी पार्टी उनकी टिकट भी काट देती है, नए लोगों को मौका भी देती है, और मंत्रियों को विधानसभा और विधानसभा वालों को लोकसभा चुनाव लड़ा देती है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी तय नहीं है। भाजपा हाईकमान का बयान आया था कि 2 बार से जीते हुए सांसद और जो 55 साल की उम्र से ज़्यादा हैं उनको हटा दिया जाएगा, 150 टिकट बदलने की संभावना है। उन संभावनाओं में अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर जी का टिकट कितना बदलाव की तरफ है या वापसी करेंगे? देखो, मैंने तो किसी ऐसे शीर्ष नेतृत्व का बयान सुना नहीं है जिसने इस तरह का बयान दिया हो। क्योंकि अगर 2 बार कोई लगातार सांसद बनाए तो ये अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वो व्यक्ति बना है, अपनी काबिलियत की वजह से बना है, लोगों के प्यार आशीर्वाद के कारण बना है, और पार्टी को उसने 2 बार लोकसभा जिता के दी है। तो निश्चित रूप से, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कृष्णपाल जी बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। मुझे लगता है देश में 3रे नंबर की उनकी जीत है। तो इतनी बड़ी जीत के कारण बहुत अच्छे तरीके से आज भी लोगों से मिलते हैं, लगातार विकास के काम करते हैं। देखिए, बड़े जो डिसीजन है, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, बड़े निर्णय तो पार्टी के बड़े नेता और शीर्ष नेतृत्व ही लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फरीदाबाद के अंदर कृष्णपाल जी ने बहुत अच्छे विकास के काम किए जो आज तक इससे पहले कभी किसी ने किए नहीं। फरीदाबाद की राजनीति में अगर समझें तो जाटों की बहुत बड़ी भूमिका है, जाट बहुल्य सीट भी मानी जाती है, और आप भी उसी समुदाय से आते हैं। लगातार दूसरे पक्ष को जो मौका मिल रहा है, तो क्या हम ये माने कि कोई जाट नेता भाजपा में उभर नहीं रहा है या उभरने नहीं दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है। जिसके अंदर काबिलियत होती है सत्यपाल जी, वो तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और जहां तक किसी समुदाय विशेष की बात है, तो मैं फिर वही चीज कहूंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। हमारी पार्टी के लिए हम सब लोग बराबर हैं। अगर मैं आता हूं इस समाज से, तो मुझे आज तक भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई मुझे कहीं रोकने का प्रयास किसी ने किया है या कहीं मुझे कम तवज्जो दी है। मेरी पार्टी ने अभी तक बहुत अच्छा मान सम्मान मुझे दिया है, और बहुत कम समय मुझे पार्टी में भी हुआ है। लगभग 10-12 वर्ष का समय भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से मेरा निकला है। तो उस दौरान बड़े बड़े दायित्वों पर पार्टी ने आगे जिम्मेदारी दी है, हम लोगों ने काम किया है। तो किसी भी तरह से किसी के साथ भी पक्षपात भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। और समाज के हर वर्ग को, चाहे वो जाट समाज है या कोई अन्य समाज है, हर समाज के व्यक्ति को पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। लेकिन हार जीत के जो आंकड़े हैं वो तो जातिगत कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। देखिए, निश्चित रूप से अब जैसे मान लीजिए पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर का जो निर्णय है, उसकी समीक्षा कहीं ना कहीं पार्टी ने की होगी। 3 बार वहां से चुनाव लड़े हैं जिस तरह से हमारे प्रत्याशी, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने चिंता भी की होगी, और उन्होंने सोचा भी होगा कि किस कारणों से वो वहां से जीत नहीं मिल पाई। और कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर और हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि पृथला विधानसभा क्षेत्र जो लोकसभा के अंदर लगभग हमें 90,000 वोट वहां पर मिली थी,
तो विधानसभा के अंदर वो कैसे हमारी कम हुई, हालांकि वहां पे जो प्रत्याशी निर्दलीय लड़े थे वो भी पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका भी नुकसान हुआ कि हमारे कार्यकर्ता जो है बट गए थे, कुछ कार्यकर्ता हमारे उनके साथ गए थे, कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ रहे थे। तो आने वाले समय के अंदर अगर मैं बात करूं देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर और पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी कमल खिलेगा। तो क्या नेहरा जी को कई हाई कमान से इशारा हुआ है कि आप तैयारी करें? जी देखिए, जो लोग इस तरह से कहते हैं सत्यपाल जी की मेरी जेब में टिकट रखी है या मुझे किसी ने बोल दिया, बहुत अनमेच्योर इस तरह की बातें होती हैं। मुझे तो किसी ने नहीं बोला कि भाई आपको टिकट देंगे या आपको चुनाव लड़ाएंगे। हम कार्यकर्ता हैं, हम अपन मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। मेरा गांव उस विधानसभा क्षेत्र में आता है। बहुत से लोग अभी आएंगे विधानसभा में, आयातित लोग हैं जो दिन में तो सेक्टरों में रहते हैं, वहां राजनीति करने के लिए जाते हैं और गांवों से अपना नाता जोड़ते हैं, फलाना गांव मेरा है, मैं यहाँ का बुआ का लड़का हूँ, फूफी का लड़का हूँ, चाचा का लड़का हूँ, और चुनाव लड़ने के बाद फिर 5 साल गायब रहते हैं और 5 साल के बाद फिर आगे बोर्ड लगा देते हैं कि मेरा तो ये फलाना गांव था, पुराना ये था वो था। हम पृथला विधानसभा क्षेत्र के मूल निवासी हैं, मेरा गाँव वहां पड़ता है, मैं बेटा हूँ उनका, मैं गाँव गरीब किसान का बेटा हूँ, एक सामान्य से छोटे से किसान परिवार से आता हूँ और अपने दम पे मेहनत करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। हमारी पार्टी ने पूरा हमें मान सम्मान दिया है और किसी भी तरह का कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई माइनस पॉइंट हो। हम लोग अभी पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी है, हम लोग 90 विधानसभाओं का पक्ष रखते हैं, सरकार का पार्टी का पक्ष रखते हैं और पूरी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। अभी 5 जिलों के अंदर मीडिया, सोशल मीडिया, IT विभाग की जो जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी का एक शंखनाद अभियान चला है 2024 के चुनाव को लेके। उसमें अभी 5 जिलों की जिम्मेदारी, जिसमें गुड़गांव है, फरीदाबाद है, पलवल है, नूंह है और रेवाड़ी है। इन जिलों में पार्टी शंखनाद अभियान के तहत मीडिया के काम को और तेजी से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और हमारे मीडिया के जो प्रमुख हैं डॉक्टर संजय शर्मा जी, उनके आशीर्वाद से हम लोगों को मिली है। तो इसमें हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फरीदाबाद ग्रीवेंस कमेटी का सदस्य होने के नाते भी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के सहयोग से, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के सहयोग से और हमारे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा जी के सहयोग से हम लोग जितना हो सकता है अपनी विधानसभा के लोगों के आज भी काम कराते हैं। पृथला विधानसभा क्षेत्र में अभी हमारे पास जिम्मेदारी पार्टी संगठन की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी आज पृथला विधानसभा क्षेत्र के लोगों का बहुत हम काम करते हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य उससे भी ज्यादा हम लोग काम करते हैं। अंत में बात करेंगे इंडिया और NDA को लेकर के जो गठबंधन बना है उसको लेकर क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं? माना यह जा रहा है कि 400 सीटों पे 1 by 1 हो सकता है और ऐसी स्थिति में कैसे आप मोदी जी की वापसी करवा पाएंगे? देखिए, मुख्य जैसे NDA गठबंधन की आपने जो बात की उसमें कांग्रेस पार्टी मुख्य है सत्यपाल जी, और कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में तो अपने मुलायम सिंह यादव जी के जो बेटे हैं वो अखिलेश जी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ नीतीश जी और लालू जी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब में केजरीवाल जी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल जी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अन्य राज्यों में कोई भी पार्टी कांग्रेस को सीट देने के लिए तैयार नहीं है। तो 545 सीटों में से कांग्रेस ने अगर चुनाव ही 200 सीटों पर लड़ा तो कितनी सीटें उसमें से जीतेंगे? वही 15-20 सीट कांग्रेस जीत के आनी है। बाकी पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो घमासान इनका कैसे मचा हुआ है, अभी आपने देखा होगा इनेलो की रैली हुई है, वो अपने आप को इनके गठबंधन का सदस्य बताते हैं, लेकिन वहां कोई भी नहीं पहुंचा इनके गठबंधन का उनकी रैली के अंदर। पंजाब में कल आपने देखा कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व में वहां मंत्री रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, उसके पीछे घमासान मचा हुआ है। जिस तरह से बंगाल के अंदर आप देख लो, इनका जो लोकसभा में विपक्ष का नेता है कांग्रेस पार्टी का, उसने किस तरह से वहां हंगामा काटा हुआ है। वो ममता दीदी को दिन रात वहां पे गाली देने का काम हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने कल परसों रैली की है, वो कह रहा है जी मुझे यहाँ पे सीट चाहिए। इनका आपस में घमासान मचा हुआ। आप देखना मोदी जी के डर से इनमें जिस तरह से ये इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं, ये इनके डर को दिखाता है। आने वाले समय के अंदर आप देखना जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा इनका ये गठबंधन टूट के बिखर जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से मान सम्मान पूरी दुनिया में भारत का बढ़ाया है, भारतीय फौज को मजबूत बनाया है, देश को मजबूत बनाया है, जनता का बड़ा प्यार आशीर्वाद उनके साथ है। आने वाले समय में मोदी जी फिर प्रचंड बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हरियाणा में भी कमल खिलेगा और हमारे पृथला विधानसभा क्षेत्र में भी कमल खिलेगा। हरियाणा की आप बार बार बात कर रहे हैं कमल खिलेगा, जन संवाद कार्यक्रम जो हो रहे हैं उसमें मनोहर लाल जी का जो विरोध देखने को मिल रहा है लगातार, उसमें क्या आप मुख्यमंत्री वही रखेंगे, बदलेंगे या कैसे कमल खिलाएंगे? देखिए, ये तो मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं सत्यपाल जी, लेकिन ये तो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को लेना है भारतीय जनता पार्टी को। अभी 2024 तक तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं ही, और 2024 के बाद में मुझे लगता है कि वो पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि किसको जिम्मेदारी देनी है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर जिस तरह से विकास के काम किए वो पहले कभी हुए नहीं, और पारदर्शी सिस्टम को बनाया है, पूरे को भ्रष्टाचार को कम किया है। ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। आने वाले समय में पार्टी क्या निर्णय लेती है ये तो पार्टी संगठन तय करेगा। लेकिन आपने जनसंवाद कार्यक्रम में जो विरोध की बात की, ऐसा कहीं भी नहीं है। वो एक गांव के अंदर जो हुआ था, कोई उसके नजदीक एक गांव था, उसकी बड़ी कोई डिमांड थी जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों के कहने पे दूसरे गांव में कर दिया था। तो वो ग्रामीण अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आए थे कि ये मांग तो हमारे गांव की थी और हमारे गांव में पूरी होनी चाहिए थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी का कहीं विरोध नहीं है। सब जगह वो जा रहे हैं, अपना जाके वो काम कर रहे हैं, लोगों के लिए घोषणाएं कर रहे हैं और 1 to 1 मिल रहे हैं बिना किसी अधिकारी के। मुख्यमंत्री खुद अगर लोगों से मिल रहे हैं तो ये तो हरियाणा के इतिहास में पहली बार हो रहा है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन इस तरह का बयान जो आता है कि वो फैक्ट्री की मांग करती है महिला और उसको कहते हैं आपको चंद्रयान पर बैठा के भेज देंगे, तो ये बयान को भी तो आप स्वीकृति नहीं दे सकते। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया की तोड़ मड़ोड़ की चीजें पेश करने की बात है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। पीछे कुछ पार्टियों ने इस चीज को बड़ा हाईलाइट किया सोशल मीडिया में कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी 8 घंटे बिजली आती है, इसको आप 12 घंटे कर दो। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी हम नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों ने इसको दिखाया कि ये घरों की बिजली है, शहरों की बिजली है, ग्रामीण क्षेत्र की बिजली है। ऐसा नहीं था, वो ट्यूबवेलों की बिजली है, खेतों की बिजली आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 8 घंटे आती है। उसको मांग थी कि 12 घंटे कर दो। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी थोड़े समय के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि हमने हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में भी 6200 गांवों में से 5700 गांवों में 24 घंटे बिजली आती है हरियाणा में। तो ट्यूबवेलों की बिजली भी मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी 8 घंटे से 12 घंटे करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर वो संभव नहीं है तो उसको घरों की बिजली से जोड़ दिया। तो ये एक दुष्प्रचार है जो लोग करना चाहते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सही मायने में बहुत ईमानदारी से काम करने वाले एक व्यक्ति हैं, और क्योंकि वो प्रचारक के नाते अपना जीवन उन्होंने जिया है तो बिल्कुल निष्कलंक उनका जीवन है। बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया है। आने वाले समय के अंदर पार्टी तय करेगी। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, और भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत वरिष्ठ नेता हैं जो एक मजबूत दावेदार हैं आने वाले समय के लिए। वो तो पार्टी संगठन को तय करना है कि किसको जिम्मेदारी देनी है। क्या इस बयान को भी ईमानदारी वाला बयान माना जाए कि हर एक व्यक्ति की सुरक्षा देना भी हरियाणा की पुलिस की बस की बात नहीं है? देखिए, उन्होंने किसी पत्रकार के सवाल का जवाब दिया था। मुझे लगता है सरकार की जिम्मेदारी है सबको सुरक्षा देने की, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाद में कहा भी था कि हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है हर व्यक्ति को सुरक्षा देने की। तो वो सुरक्षा हम देंगे, विकास करने की, सुरक्षा देने की। जब जनता ने चुन के माननीय मुख्यमंत्री जी को और हरियाणा सरकार को भेजा है, हमारी सरकार को, तो निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी हर किसी को सुरक्षा देने की। और नूह के विषय में जो बात है, वहां पे माहौल पूरी तरह से शांत हो गया। फोर्स वहां पे भेजी, जिन लोगों ने वहां पे दंगा किया उनको सजा देने का काम किया, उनके ऊपर FIR हुई है। मामन खान कांग्रेस का जो विधायक है वो भी जेल में है आज की डेट में। और जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी जिन बिल्डिंग से, उन बिल्डिंगों को तोड़ने का काम किया हमारी सरकार ने। अंत में पृथला विधानसभा की जिम्मेदारी अगर विजेंद्र नेहरा को दे दी जाती है तो क्या हाईकमान के इस निर्णय के लिए आप खरा उतरेंगे? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर पृथला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका देता है तो निश्चित रूप से पृथला विधानसभा क्षेत्र में हम लोग जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के मेहनत आशीर्वाद से कमल खिलाएंगे, वहां से जीत दर्ज करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 विधानसभाओं में अगर सबसे पहली जीत होगी तो वो पृथला विधानसभा क्षेत्र की होगी। पार्टी अगर मौका देती है तो चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी अगर किसी और को भी मौका देती है तो उसके लिए काम करेंगे। हमारा मकसद है पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर सत्यपाल जी कमल खिलना चाहिए, भाजपा की जीत होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे मेरे साथ विजेंद्र नेहरा जी, जो लगातार प्रयास तो पृथला विधानसभा से कर ही रहे हैं, साथ साथ इस बात का भी दावा भरते हैं कि हरियाणा में तीसरी बार मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इस पर हमारी नज़र है, देखना होगा भविष्य के गर्भ में है क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती हैं। हम हर खबर से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्य ओंकार। नमस्कार।